नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंक व्योन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, रैंक व्योन आपके लिए लेकर के आया है दो विशेष प्रकार के सेगमेंट, जिसमें एक जो है ना वो आपके है 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स बैच, ठीक है। दूसरा जो है ना वो 18 मंथ वाला फाउंडेशन बैच है। अब दोनों की प्रमुख विशेषता क्या है? अगर आपने 12th का एग्जाम दे लिया है, 12th आपकी पास हो गई है, तो अगले 3 साल ग्रेजुएशन तक हम आपको हमारे साथ रखेंगे और हम आपको पूरी की पूरी कंपटीशन प्रिपरेशन जो है वो कराने वाले हैं। तो ये जो बैच होगा ना, ये कॉलेज प्लस कोचिंग कंबाइंड होगा दोनों, यानी आप इस बैच में आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी और उसके साथ साथ आपको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके लिए सबसे विशेष जो है ना वो है 18 मंथ फाउंडेशन बैच। इस बैच के दौरान हम आपको ग्रेजुएशन प्राप्त विद्यार्थियों को 18 मंथ में एसएससी, बैंक, रेलवे और जितनी भी एग्जाम्स है अपने राजस्थान वाली, जैसे जो भी कांस्टेबल वगैरह, एलडीसी वगैरह, वो सारी की सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो 2 बैच हमारी तरफ से आपको प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि बैच हम आपको दोनों मोड में दे रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप यहां आने में असमर्थ है तो आप ऑनलाइन भी हमारे कोर्स को परचेज करके इस बैच से लाभ उठा सकते हैं। इस बैच में आपको सारी की सारी सुविधाएं जो है ना प्रदान की जा रही है, तो ये अपने ऑनलाइन मोड में रहेगा। ऑफलाइन मोड अगर आप आ सकते हैं, कैपेबल है, तो आप आ जाइए। अब आने के बाद आपके लिए समस्या पहले क्या रहेगी, साहब रहेंगे कहाँ हम? तो आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल है ना फॉर बॉयज एंड गर्ल्स प्रदान करने वाले हैं। तो आपको एक पल के लिए भी नहीं सोचना है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग से सेपरेट हॉस्टल है, जिसमें सारी की सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएगी, रहने खाने पीने की सारी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न आया कि साहब आप यहाँ पर आ गए हो आने के बाद अब आपके एनवायरमेंट किस प्रकार का? तो आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम यहाँ फुली एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के एकदम अनुकूल जो है हम वातावरण यहाँ प्रदान करने वाले हैं, जिसके लिए आप अगर रूम में मान लीजिए जैसे 2 से 3 बच्चे रह रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चा सो रहा है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, या 2 सो रहे एक पढ़ रहा है, तो वो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। मान लीजिए फोन चला रहा है, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ लाइब्रेरी सुविधा आपको प्रदान कर रखी है। तो 200 सीट वाली हमारे पास लाइब्रेरी है, जिसमें बैठ कर के आप जितना समय आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे पूरी रात पढ़ो चाहे पूरे दिन आप पढ़ो, तो लाइब्रेरी में बैठ करके आप पूरी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट का मैंने बता दिया कि साहब एनवायरमेंट आपको एकदम जो है जिस प्रकार का एकदम पीसफुल है, हमने एकदम मेन रोड से थोड़ा सा हटके, जहां पर कोई किसी प्रकार की व्हीकल की कोई आवाज वगैरह नहीं आती, एकदम पीसफुल हमने जगह जो आपको प्रोवाइड कर रखी है। अब प्रश्न आया कि साहब यहाँ ऑफलाइन में जाके, हालांकि ऑनलाइन में फैकल्टी वही रहेगी सेम, अपने अलग अलग नहीं है। हमारी जो फैकल्टी है ना वो सबसे बड़ी है, उसकी विशेषता ये है कि सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो सिलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने को ये पता है कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो जब वो जानते हैं कि कितना पढ़ने पर, कितनी मेहनत करने पर सिलेक्शन होगा, तो वो आपके सिलेक्शन को भी सुनिश्चितता प्रदान की जाती है, क्योंकि जो सिलेक्ट हुए हैं वो जानते हैं कि किस मार्ग से चल करके सिलेक्शन लिया जाता है, तो वो आपको मार्क प्रदान करेंगे जिससे आप भी अपने सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारी जो फैकल्टी है ना वो पूरी कौन सी है, सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड लोग ही आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो 2 आपको हमारी तरफ से ये प्रदान किए जा रहे हैं रैंक व्योन की ओर से, एक 3 ईयर फाउंडेशन बैच है, एक 18 मंथ फाउंडेशन बैच है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको प्राप्त है। डेमो क्लासेज आप हमारे ऐप पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप डेमो क्लासेज देख करके और कोर्स परचेज करके ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पधारिए, मोस्ट वेलकम आपका, और आप ऑफलाइन मोड में भी यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 बैच हमारे तरफ से चलेंगे। अब सबसे बड़ा जो बैच हमने ना अभी जो अनाउंस किया है ना, वो हम लेकर के चल रहे हैं 75 डेज के लिए, यानी 75 डेज के लिए बैच हम लेकर के आ रहे हैं, और ये है प्री बीएसटीसी। कौन सा? प्री बीएसटीसी ये बैच हम आपके लिए अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी डेट है ना वो ध्यान रखना 16 मार्च है भाई। कितनी मार्च है? 16 मार्च, यानी 16 मार्च को वो बैच है ना था के लिए स्टार्ट कर दियो जाए, लो 16 मार्च से पढ़बू स्टार्ट कर सको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपके पास रहेगा, आप दोनों तरीके से इसका लाभ उठा सकते हो। 75 डेज में आपको ये गोल है ना वो अचीव करना होगा, ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता टीचर सारे के सारे आपको यही मिलेंगे।
तो ऑफलाइन अगर आप हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपके किसी चीज को लेकर के समस्या आती है, डाउट आती है, आप तुरंत टीचर के पास पहुंचे और आपकी डाउट का सोल्यूशन हो गया। तो इसलिए सारे के सारे टीचर है ना आपको यहाँ पर लैब मिलेंगे, जिससे आपका डाउट सेशन जो है ना वो उसी समय तुरंत जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आदमी पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद उसकी तैयारी किस स्तर की है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस क्वेश्चन को किस प्रकार से फेस करना है, ये विद्यार्थियों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है। और इस समस्या के निराकरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डेली मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज, और उसी फॉर्मेट में जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आपके आने वाले हैं। उससे क्या होगा, टॉपिक वाइज जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन निकाल दिए, पीवाईक्यूज निकाल दिए, और जो बनने वाले जो प्रश्न है वो भी आपने सारे निकाल दिए। तो उससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगी और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। प्लस जब आप इतने मॉक टेस्ट देने के बाद में, इतनी अच्छी तैयारी के बाद जब आप एग्जाम फेस करने के लिए आप जब एग्जाम सीट पर बैठेंगे और जैसे ही आपने पहला पेज खोल करके पहला प्रश्न पढ़ा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यार ये प्रैक्टिस तो मेरी पहले हो चुकी है। तो उससे आपको कहीं कोई घबराहट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ मैंने कहा ऑफलाइन मोड में हमने 200 सीट्स की जो लाइब्रेरी आपको प्रदान कर रखी है, और उस लाइब्रेरी में आराम से आप जो है ना वो बैठ सकते हैं। रहने के लिए मैंने फिर वापस बोल रहा हूँ, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हमारे पास है, इसलिए रहने की कोई समस्या बिल्कुल किसी प्रकार से नहीं आने वाली है। 75 डेज है ना, ज़्यादा विशेष कुछ दिन भी हमने आपके लिए नहीं रखे। इस 75 डेज में आप अपने इस गोल को पूरा कर सकते हो। बस ध्यान था ना वही राखणो है विशेष और शू के 16 तारीख से यानी 16 मार्च से वो बैच है जो स्टार्ट वालों है, इसलिए थे भी को ध्यान रखोगा। और ताकि आरे सारे जगह कोई भाई बंधु आपने तैयारी कर रहे हैं, अपना परिवार का लोग 92 थे के बारे में बताओ लगे साहब 16 मार्च से है ना वो बैच स्टार्ट हो गए कहाँ को, प्री बीएसटीसी को। तो जो प्री बीएसटीसी एग्जाम दे करके और बीएसटीसी वाली जो डिग्री करना चाहते हैं, जो अपने थर्ड ग्रेड टीचर में जो प्राइमरी एजुकेशन वाला जो होता है उसमें वो वैकेंसी जाती रहती है, बहुत बड़ी वैकेंसी जाती है, तो उसके लिए आप इसका लाभ जो है ना वो उठा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये अपनी थी मेन चीजें। अब मैं आपको मेन चीज के लिए लेकर के चल रहा हूं कि अपने जो प्री बीएसटीसी वाला जो सेगमेंट है उसमें आपके एक सिलेबस दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये केवल इतना ही नाम जो है ना उसने दे रखा है, इसका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। जीके वाला पार्ट है ना वो केवल राजस्थान के आने वाला है, बाकी और आपके कोई जीके आएगा नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसने इतने दे दिया तो हमें प्रश्न आता है कि यार हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है अपने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोल, स्थिति, आकार, सारी चीजें। एक आ जाती है राजस्थान का इतिहास, एक आ जाती है राजस्थान का की कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। ठीक है, एक थोड़ी सी अपने अर्थव्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट जो है ना आपके ज्योग्राफी के साथ करवा जाएगा। कुछ एक दो प्रश्न आपके करंट से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पूछ सकते हैं, तो वो आपके थोड़े से करंट के प्रश्न बनते हैं। इन चार चीज को अपने को पढ़ना है। ठीक है, इन चारों चीजों के प्रश्न आपके आने वाले हैं 50। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आपके आएंगे, और इनका जो अंक भार है वो आपके रहेगा 150 नंबर का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक क्वेश्चन जो है ना आपके 3 नंबर का रहने वाला है। कितने का? एक प्रश्न जो है आपका वो कितने नंबर का? 3 नंबर का आपके रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये सिलेबस आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या आपके सामने ना आए। ठीक, प्लस एमसीक्यूज हम साथ साथ आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलिए, अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है वो आप पहले समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहली चीज है भाई राजस्थान। हम इसकी बात करें, इसकी सामान्य जानकारी किसकी? राजस्थान की। ठीक है, तो जिस समय आजाद होता है ना भारत, उस समय राजस्थान को कहा जाता था राजपुताना। क्या कहते थे? राजपुताना। अब जो मैप आपके सामने जो अवेलेबल है वो पूरा पूरा उस टाइम का है जिस समय भारत आजाद हुआ था।
तो आजादी के समय राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। आजादी के समय राजस्थान में 19 तो थी देसी रियासतें, 3 थे देसी ठिकाने, एक था अंग्रेज शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी प्रकार की। देसी रियासतों में देखो जैसलमेर है, बीकानेर है, ठीक है, जोधपुर यानी मारवाड़ है, अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, है ना। तो इस प्रकार से ये 19 देसी रियासतें अपने राजस्थान में थी। किसमें? राजस्थान में। ठीक है, एक शाहपुर आ गया, ठीक है, एक प्रतापगढ़ आ गया, तो ऐसे कुल मिलाकर के 19 देसी रियासतें अपने राजस्थान में थी। इन 19 में सबसे बड़ी रियासत है ना वो जोधपुर है। कौन सी है? जोधपुर रियासत आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर, मैं बना रहा हूं इसको, ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है ना, किसकी? राजस्थान की। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। कोई दिक्कत नहीं। सबसे प्राचीन रियासत है ना, जो सबसे एंशिएंट प्रिंसली स्टेट थी अपने राजस्थान की, वो थी कौन सी? मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत की राजधानी उदयपुर थी, इसलिए उदयपुर राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत होगी। सबसे नवीनतम रियासत है झालावाड़। कौन सी? झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी। कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है ना वो जयपुर थी भाई। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या उस समय निवास करती थी, इसमें जयपुर रियासत में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? टोंक। कौन सी? टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी प्रकार की। चलिए, तो मैंने अभी आपसे कहा है आजादी के समय राजपूताना की किस प्रकार से क्या स्थिति रही होगी उस समय ना। तो आजादी के समय राजपूताना, आजादी के समय राजपूताना। भाई राजस्थान तो बाद में इनसे मिलकर के बनाया, तो अभी तो इसको राजपूताना ही कह रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्था, जिसमें नंबर 1 पर आ जाएगी देसी रियासतें। देसी रियासतें, ठीक है, इनकी संख्या मैंने आपको बताई कितनी? 19। नंबर 2 पर आ जाएंगे देसी ठिकाने, और देसी ठिकाने कितने थे? 3 थे। एक लावा था, एक निमराना, एक था कुशलगढ़। ठीक है, लावा आपको ध्यान रखना है वर्तमान टोंक जिले में है, आज का टोंक। निमराना पहले अलवर में था, लेकिन जैसे ही राजस्थान सरकार ने नए जिले बनाए, अब ये आ जाता है कोटपुतली बहरोड जिले में। इसमें कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये आ जाता है, कोटपुतली बहरोड जिला हो जाएगा भाई इसका। और कुशलगढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, अंग्रेज शासित प्रदेश एक था, तो इसको हम अंग्रेज या केंद्र शासित भी कह सकते हैं। अंग्रेज या केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1, और वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी प्रकार की। अब देखो, जो 19 देसी रियासतें हैं ना, उनका हमें ध्यान रखना है। उन 19 देसी रियासतों में एक आ जाएगी अपने मेवाड़। मेवाड़ को हम उदयपुर भी कहते हैं भाई। ठीक है, फिर आ जाएगी डूंगरपुर, फिर आ जाएगी बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़, शाहपुरा। ये जो 5 रियासतें हैं ना, इन 5 रियासतों में गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन था। कौन सा वंश था? गुहिल वंश, या फिर हम कह सकते हैं सिसोदिया वंश।
तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित थी और इसमें गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन था। अब हमें यहां पर ध्यान रखना है, इनमें मेवाड़ है ना, ये सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीनतम रियासत, एंशिएंट प्रिंसली स्टेट। प्राचीनतम रियासत कौन सी है? उदयपुर है। शाहपुरा जो है ना, ये क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, दोनों में सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, दोनों में ही सबसे छोटी रियासत ये थी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है अगली, मारवाड़। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर थी, तो हम इसको जोधपुर भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। बीकानेर और किशनगढ़, ये तीन जो रियासतें हैं ये राठौड़ वंश की थी, तो यहां राठौड़ रहते थे, राठौड़ वंश। अब हमें ध्यान रखना है, इनमें से सबसे बड़ी रियासत थी ना क्षेत्रफल में, वो कौन सी थी? मारवाड़। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी, कौन सी? मारवाड़, बोल दो जोधपुर। ठीक है, इसके बाद देखो जयपुर और अलवर, ये दोनों हैं कछवा वंश की। कौन से वंश की? कछवा वंश की ये रियासत है। ठीक, जयपुर है ना, ये जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। तो ये हमें ध्यान रखना है, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर, क्षेत्रफल में कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए साहब आगे की ओर चलने पड़े ना। अगली देखो, सिरोही, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये चारों जो है ना, यहां पर चौहानों का शासन था, चौहान वंश की ये रियासतें थी। ठीक, लेकिन शाखाएं अलग अलग है। सिरोही में देवड़ा थे, इसलिए सिरोही का प्राचीन नाम देवड़ा बाटी। बूंदी कोटा दोनों भाई है, पहले बूंदी कोटा एक थे, फिर 1631 में बूंदी से अलग हो गया कोटा, कोटा से अलग हो गया 1838 में झालावाड़। तो यहाँ कोटा बूंदी में झाला राजवंश का शासन है, झालावाड़ में झाला राजवंश थे। झालावाड़ की विशेषता है ना, वो ध्यान रखना है कि ये सबसे नवीनतम रियासत थी, सबसे नवीनतम रियासत थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में जाट राजवंश की दो रियासतें थी, एक थी भरतपुर और एक थी धौलपुर। ये किसकी? दोनों जाट राजवंश। तो राजस्थान में जाट राजवंश की रियासतें भरतपुर धौलपुर दो थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जैसलमेर। जैसलमेर जो है ना, यहां पर भाटी वंश था। कौन सा? भाटी वंश। इसके बाद करौली, यहां यादव वंश था। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। ठीक है, जिस रियासत में राजा हिंदू होगा वो राजा या महाराजा की उपाधि लेगा, और जहां पर मुसलमान शासक होगा वो उपाधि लेगा सुल्तान की, नवाब की या बादशाह की। तो टोंक मुस्लिम रियासत थी, यहाँ के शासक नवाब की उपाधि लेते थे, इसलिए राजस्थान में नवाबों का शहर कौन हो गया? टोंक। टोंक को राजस्थान में नवाबों के शहर के उपनाम से जाना जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये अपने 19 देशी रियासतें थी आजादी के समय। इन्हीं सबको मिला करके क्या बनता है, राजस्थान। तो राजस्थान का एकीकरण जो है वो इन सारी रियासतों के मिलने से हुआ था। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आजादी के समय राजपूताना 19 देशी रियासतें थी, 3 देशी ठिकाने थे, 1 अंग्रेज शासित प्रदेश था। 19 में से हमें ध्यान रखना है कि 5 गोहिलों की थी, मेवाड़ यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। मेवाड़ की ध्यान रखना है सबसे प्राचीनतम रियासत थी। शाहपुरा का ध्यान रखना है क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, इसके बाद राठौड़ों की 3 रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर की ध्यान रखना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। जयपुर और अलवर में कछवा थे, लेकिन शाखाएं अलग अलग थी। जयपुर में राजावत शासन कर रहे थे, अलवर में नरू का शाखा ने शासन किया था। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर। इसके बाद 4 रियासतें अपने चौहानों की थी, सिरोही जो देवड़ा चौहान थे, बूंदी, कोटा यहाँ पर हाडा चौहान थे, और झालावाड़ में झाला थे। ठीक, झालावाड़ ऐसी रियासत थी जो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी। इसकी स्थापना होती है 1838 ईस्वी में, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। भरतपुर, धौलपुर जो राजस्थान का पूर्वी भाग था, वहां पर जाट राजवंश का शासन था। और जैसलमेर में भाटी थे, एकदम वेस्ट में। करौली यादव वंश था। टोंक मुस्लिम रियासत थी। जैसलमेर ऐसी स्थान जहां पहुंचने के लिए रेगिस्तान को क्रॉस करना पड़ता है, और रेगिस्तान को क्रॉस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पैर है ना जो पत्थर से बने हो। इसलिए ऐसी रियासत थी जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए होती थी। और इसी कारण से जो लाल बहादुर अपने जवाहरलाल नेहरू थे, क्षमा चाहता हूं, उन्होंने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य, 8वां अजूबा भी कहा था। ठीक है, इन सब से मिलकर के राजस्थान बनता है अपने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, तो इन सब से मिलने से राजस्थान का निर्माण होता है। 3 देशी ठिकाने थे, 1 अंग्रेज शासित प्रदेश था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने थोड़ी सी सामान्य जानकारी ली किसकी, अपने राजस्थान की। अब रैंक व्योन की ओर से आपके लिए जो स्पेशल बैचेज जो हमने अनाउंस कर रखे हैं, जो भी अपने रनिंग में चल रहे हैं, उनमें एसएससी। देखो एसएससी है ना, एक ब्रॉड चीज है, एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। तो ये एसएससी जितने भी एग्जाम करवाती है, उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पधार सकते हैं, जिसमें सीजीएल हो गया, सीपीएसआई हो गया, सीएचएससीएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी होती है। बैंक, जितने भी बैंक की वैकेंसी जाती है वो सारी सारी, चाहे क्लर्क हो, पीओ हो, सारी, चाहे आरआरबी हो, है ना, चाहे आरबीआई हो, एसबीआई हो, सारे बैंक्स की तैयारी आपको यहाँ करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद रेलवे, जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री अपनी रेलवे, जिसमें रोजगार सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसी जाती है, और जिनमें भी सबसे बड़ी आपको पता है लोको पायलट, है ना, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स इंग्लिश का बड़ा योगदान रहता है। और आपको पता है हमारे जो सर हैं, जो स्वयं रेलवे डिपार्टमेंट में ही है ना, सर रीजनिंग के बड़े प्रकांड विद्वान है। अब उन्होंने हमारे जैसे मूर्खों को बातों ही बातों में रीजनिंग सिखा दी। तो आप तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेन रखते हो, तो आपको तो समझ में आना ही है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चुटकियों में, है ना, ऐसे बातों ही बातों में आपको रीजनिंग सिखा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये इतनी इजी तरीके से हो रहा है क्या। तो ये इनकी खास बड़ी विशेषता है ना। तो इसलिए ये सारे रेलवे के बैचेज वगैरह वो सारे अपने यहाँ चलते हैं। सीईटी, अब भाई राजस्थान में अगर कोई भी आप एग्जाम दोगे जो एग्जाम सीईटी के दायरे में आता है, तो सीईटी एग्जाम में आपको या तो 12th लेवल की सीईटी पास करनी होगी या फिर ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी, और दोनों सीईटी हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। दोनों एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, अब सीईटी आपने जैसे 12th पास वाली कर ली, तो 12th पास करने के बाद आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाली कर ली तो पटवार वीडियो के एग्जाम आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सीईटी की तैयारी और उसके साथ साथ आपको राजस्थान पुलिस बड़ी वैकेंसी आने वाली, इस बार बजट में घोषणा भी हुई है, ध्यान रखना आप, है ना, बहुत जल्द ये वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आने वाली है। तो उसके लिए सीईटी पहले सीईटी करो, उसके बाद ये। और हमारे पास आते हो तो हम तो आपको पता है पूरा 18 मंथ और 3 साल वाला जो टारगेट लेकर के चलने हैं, तो उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। कितनी बार न जाने कितनी बार आपका कोर्स बार बार रिपीट होगा। जब एक ही चीज को आप बार बार जब रिपीट होगा, पढ़ेंगे, एमसीक्यूज निकालेंगे, पीवाईक्यूज निकालेंगे, आप पूरे टेस्ट प्रॉपर देंगे, तो उससे आपकी कमांड जो है उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था भाई हमारा एक ही टैग है, भाई सेलेक्ट हुए तो सिलेक्शन आपका करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि किस तरीके से, किस मार्ग से चल करके आप जाएंगे, तब आपको सफलता का गेट जो है ना वो मिलेगा, वो ताज आपके सर के ऊपर
स्थापित होगा। तो हमने ताज पहना है, इसलिए हम आपको भी ताज जो है वो दिलवाएंगे। इसलिए हमारा जो टैगलाइन है वो एक ही है, भाई सिलेक्शन हो है तो थाने भी सिलेक्शन में दिराशा भाई हो। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा टैग है। अब हॉस्टल आप आराम से प्रोवाइड है आपके लिए, लाइब्रेरी भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है जो आपकी तैयारी को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो अपनी क्लासेस लाइव सेशन चलता रहेंगे, आप आराम से जाकर के अपनी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें हम देखेंगे राजस्थान का नामकरण, कि किस प्रकार से राजस्थान को कौन से नामों से कब कब किस किस टाइम पर जो है वो दिए गए थे। थैंक यू।